नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। देखो, अभी तक मैंने जितने भी वीडियो करा दिए, यानी कि ये जो मैं वीडियो लाया हूँ और ये पीडीएफ जो मैंने अपना क्रिएट किया है, ये मेरा खुद का नोट्स है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि कभी कभी मतलब यहाँ पे ना, या पीडीएफ पीडीएफ को मैं उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन क्या है कि आप लोगों को कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इसीलिए मैं वीडियो वीडियो के माध्यम से सभी चीजों को समझा रहा हूँ। हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जितने भी एग्जाम्स है, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलिटी हर जगह आती है, और ये सोर्स इसका है लक्ष्मीकांत बुक। और लक्ष्मीकांत से बुक से बढ़िया अच्छा स्रोत कोई हो ही नहीं सकता है आज की डेट में। जो भी पॉलिटी में अगर कोई पढ़ता है तो लक्ष्मीकांत को पढ़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए उसको मैं, उतनी मोटी बुक को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लेकर आया हूँ और सभी चीजें कवर की है। इसमें मैंने सभी चीजें कवर की, एक पॉइंट छूटा नहीं है। देखिए, ये भी नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, और ये नोट्स अगर आप केवल देख लेंगे, अच्छे से वीडियो को एक दो बार देखेंगे और अपना ये पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अगर आप सब चीजें देख लेते हैं, एक बार दो बार पढ़ लेते हैं, तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सामान्य भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। चलते हैं, और अभी तक जितने भी आपने वीडियो नहीं देखे पुराने, तो वो सब देख लीजिए, क्योंकि चार या पांच पांच या छह वीडियो हो चुके हैं, उनको देख लीजिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये इस वीडियो में हम देशी देशी रियासतों के एकीकरण की बात करेंगे। तो देखते हैं कि आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थी। कितनी? दो श्रेणियां थी। राजनीतिक इकाइयां कितनी थी? दो थी उस समय। पहली थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन, तो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन जो शासन करते थे, तो उनको ब्रिटिश प्रांत के रूप में कहा जाता था। और जो राज्य के शासन के अध्यक्ष, राज्य के शासन के जो अधीन काम करते थे, उनको देशी रियासत कहा जाता था। देखो, राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी मेरी थोड़ा वैसी है, लेकिन मैं यहाँ पे शब्द को बोल रहा हूँ। शब्द को देखते चलिए, तो सुनते चलिए, और पीडीएफ को देखते चलिए, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर देखते हैं भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र और एक पृथक प्रभुत्व वाले देश और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो पाकिस्तान का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1947। तो भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र और एक पृथक प्रभुत्व वाले देशी देशी देश एक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर देखेंगे देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए। तो अब जो देशी रियासतें थी, उनको तीन विकल्प दिए गए। कौन कौन से विकल्प? पहला विकल्प दिया गया कि वो भारत में शामिल हो जाए। दूसरा विकल्प दिया गया वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और तीसरा विकल्प दिया गया या तो वो स्वतंत्र रहे, या तो वो स्वतंत्र, या तो भारत में हो जाए शामिल, या तो पाकिस्तान में, या तो जो क्या नाम है रियासतें थी, उनको बोला गया कि आप स्वतंत्र रहो, आप किसी में शामिल नहीं हो। तो ये तीन शर्तें उनके सामने रखी गई थी। किसके? तो देशी रियासत के सामने। फिर 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक संघ में थी। तो 500 कितनी रियासतें थी? तो 552 रियासतें थी, देशी रियासतें, जो कि भारत की भौगोलिक सीमा में थी। और 549 भारत में शामिल हो गई थी। अब बची हुई तीन रियासत, अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी और कितनी बची हुई थी। तो तीन रियासतें ऐसी थी जो कि शामिल नहीं हुई थी। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हालांकि बाद में भी किसी किसी प्रावधान के तहत इनको शामिल कर लिया गया था, उनको भी अभी देखता हूं नीचे। तो शुरुआत में यानी कि 552 में से 549 जो रियासतें थी वो शामिल हो गई थी, लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी जो उस समय शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, शामिल नहीं थी। कौन कौन सी वो तीन थी? एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी, और एक कश्मीर की रियासत थी। नेक्स्ट है कि यद्यपि, नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, कि यद्यपि कुछ समय पश्चात इन्हें भी भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया था? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। देखो, यही बात मैंने की कि इनको भी शामिल किया गया। सबसे पहले हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, तो जनमत के द्वारा जूना संघ को, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। तो तीनों का जो है किस किस के द्वारा किया गया, ये भी आप याद रखिए। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा इनको शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार में वर्गीकृत किया। तो 1950 का जो संविधान जब लागू हुआ था, उस समय भारतीय संघ के जो राज्य थे उनको चार वर्गों में रखा गया था।
अब वो 4 वर्ग कौन थे या 4 प्रकार? तो पहले था भाग का, भाग खा, बाग गा और घा। तो का खा गा घा, का खा गा घा में इनको रखा गया था। ये सभी संख्या में 29 थे। तो ये सभी संख्या में कितने थे? 29 थे। ये भी विशेषकर याद रखना, ये सभी संख्या में कितने थे? 29 थे। भाग का में वे राज्य शामिल थे जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, और कुल 9 राज्य थे ऐसे। तो भाग का में वो राज्य शामिल थे जो जहां पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था, जहां पे गवर्नर का शासन था ऐसे 9 राज्य थे, उनको का में रखा गया था। फिर देखते हैं खा में किसको रखा गया था? तो खा में 9 विधानमंडल के साथ शाही शासन रखा गया था। तो 9 राज्य विधानमंडल 9 को के साथ शाही शासन रखा गया था यहाँ पे। तो 9 राज्य ऐसे थे। फिर भाग गा में, तो गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन तथा एवं कुछ कुछ में शाही शासन था, और ऐसे ये 10 थे। तो पहले में कितने थे? तो पहले में याद रखना, का में 29 थे, खा में 9 थे, और गा में कितने थे? तो गा में कुल कितने? तो 10 थे। तो गा में कितने थे? तो 10 थे, 10 गा में थे। तो 29, 9 और 10, सॉरी पहले मतलब टोटल 29 थे, टोटल 29 थे। उनमें से 9 रखे गए थे का में, और 9 रखे गए थे खा में, और 10 रखे गए थे किसमें? तो गा में। और घा में केवल अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। तो ये टोटल कितने थे? 29 थे। का में 9 रखे गए, खा में 9 रखे गए, और गा में 10, और भारत को अंडमान निकोबार को घा में रखा गया था। तो ये पूरी वो थी प्रक्रिया थी कि कौन से राज्य को कहाँ रखा गया था। फिर धर आयोग और जेबीपी समिति के बारे में देखते हैं कि देश के विभिन्न भाग विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। तो दक्षिण भारत से ये मांग उठने लगी थी कि जो राज्यों का गठन है तो वो भाषाई आधार पे किया जाए। तो ये दो मतलब आयोग आए, उससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो कब नियुक्त की गई थी? 1948 में। ये पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना कि 1948 जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1948 में प्रस्तुत की। तो जून 1948 में धर रिपोर्ट आई थी, जिसने भाषाई आधार पर या भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, और इसकी जो रिपोर्ट है इन्होंने भेजी 1948 में सौंपी। और आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारण के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। अब जो धर आयोग था, इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें बोला कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसके अत्यधिक असंतोष, इससे क्या होगा? तो इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा सितंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया गया। तो इससे क्या हुआ? लोगों में जो है असंतोष फैल गया। तो उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में एक और आयोग यानी कि भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, जिसको शॉर्ट में जेबीपी समिति के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है जेबीपी समिति किससे संबंधित है? तो राज्यों के गठन से संबंधित थी। ठीक है, भाषाई आधार पर किया जाए नहीं किया जाए, उन सबसे ये संबंधित है। इसमें कौन कौन शामिल थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। फिर इसकी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को पेश की और औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषाई नहीं होना चाहिए। तो ये चीज इन्होंने इस चीज को अस्वीकार किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। हालांकि बाद में क्या किया गया कि भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा 1953 में, अक्टूबर 1953 में कि इसके लिए भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब भारत के मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर एक आंध्र प्रदेश का गठन किया गया।
इसके लिए एक लंबा विरोध हुआ, तो इसके लिए एक लंबा विरोध हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटू श्रीरामुलु का निधन हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है फिर भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इन्होंने 56 दिन का उपवास रखा था, भूख हड़ताल रखी थी किसने, तो पोट्टू श्री रामुलु ने। तो इसके बाद उनका निधन हो गया और उसके उपरांत ही आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। उसके बाद देखते हैं फजल अली आयोग। तो ये दोनों आयोग को मैंने समझ लिया है, ठीक है। एक एसके धर आयोग और दूसरा हो गया जेबीपी समिति, दोनों समझ लिया। अब आ जाते हैं फजल अली आयोग। ये भी भाषाएं मतलब राज्यों के गठन से संबंधित है। इसके तहत दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में। इसके 2 अन्य सदस्य में के.एम. पणिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू। तो ये दोनों नाम भी याद रखना कि फजल अली आयोग में कौन कौन थे। ये तो अध्यक्षता की थी फजल अली ने, और के.एम. पणिक्कर थे और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। इसने रिपोर्ट 1955 में पेश की और पहली बार व्यापक रूप से राज्य पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया गया। तो इसी रिपोर्ट की जो प्रस्तुत की 1955 में, और इसने पहली बार व्यापक रूप से राज्य पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया। इसके लिए एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और इसमें मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भाषा की एकता की संप्रभुता दी जानी चाहिए। तो फजल अली आयोग ने बोला कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई, कोई भी राजनीतिक इकाई है, उसके पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रभुता या प्रमुखता दी जानी चाहिए। आयोग ने सलाह दी कि मूल सिद्धांत के अंतर्गत मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्य और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। जो 4 आयाम कौन कौन से थे? का, खा, गा, घा। तो इसी आयोग के तहत इसने सलाह दी कि इन सबको क्या किया जाए, तो खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस आयोग के तहत कहा गया था कि जो भारतीय राज्य थे 1950 में जो गठित हुआ था, ठीक है, तो उसके तहत 4 भागों में बांटा गया था। उन 4 भागों को कब समाप्त किया, किस आयोग के तहत? तो ये फजल अली आयोग के तहत। और इन्होंने राय दी अपनी कि समाप्त करके 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासनिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। तो 16 राज्य बनाए जाए और 3 केंद्र शासित प्रदेश की इन्होंने मांग रखी है, अपना जो था वो दिया रिपोर्ट में। फिर है कि भारत सरकार कुछ परिवर्तन के साथ, तो भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन के साथ मान लिया और 13 राज्य क्या किया, तो 13 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की मंजूरी दे दी। तो फजल अली आयोग ने बोला था कितने, तो उसने बोला था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन के साथ ये इस बात को यानी फजल अली की बातों को मान लिया। उसने फिर 13 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश रखने की यानी कि उनके गठन की मंजूरी दे दी। फिर उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग गा को भी समाप्त कर दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जो हुआ था, उसके तहत भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त किया गया और गा को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अभी एमबीपीएससी के एग्जाम था तो उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम से इन सबके पेपर भी आप लोग देखते रहिए, वहां से भी आपको रिपीटेड प्रश्न मिल जाएंगे। हालांकि मैं आपको घटना चक्र की जो सीरीज है उसको भी जल्दी ही प्रारंभ करने जा रहा हूं, उसको भी मैं विधिवत रूप से, जो अभी 2024 से 25 की जो घटना चक्र नई आई हुई है तो उन सबको हम लाएंगे। उसमें भी आपके सभी जो है वो चैप्टर वाइज कराएंगे, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सब वीडियो भी आपको लोग देखते रहिए। और साथ साथ में अभी मैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर भी ला रहा हूँ। 1 साल का 2024-25 का पूरा टॉपिक वाइज करेंट अफेयर, एक एक टॉपिक को मैं विस्तृत रूप से तैयार कर रहा हूँ। उसका मैं भी पूरी तरीके से
यहाँ प्रस्तुत करूंगा, आप वो भी वीडियो देखिए, उनसे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जितना भी मेंस एग्जाम में उन सब के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें मैंने देख लिया कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1956 के व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई और भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों की मांग भी उठने लगी। तो किससे? तो भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता और अन्य कारण भी थे। उन सब के चलते क्या है, अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी मांगे उठाना शुरू कर दी। तो उनकी मांगों के आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो राज्यों में पृथक को विभक्त किया गया। तो द्विभाषी राज्य के रूप में महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में किया गया। याद रखना कब? तो 1960 में। गुजरात जो कि 15वां राज्य बना। तो गुजरात कौन सा? देखो 14 राज्य तो पहले ही थे, तो गुजरात पहला 15वां राज्य बना। इसको भी आप याद रखें, गुजरात 15वां राज्य बना। 14 राज्य और 6 तो पहले ही थे, 1 नवंबर 1956 को किया गया था, लेकिन पहला जो बना था वो गुजरात 1960 में बना था। तो ठीक है, तो ये 15वां राज्य के रूप में निकल के आया। फिर है दादर नगर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। तो दादर नगर हवेली पे किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था। 1954 में ये स्वतंत्र हुआ, इसको भी आप याद रखिए। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता था। कहाँ? तो दादर नगर हवेली में 1961 तक यहाँ के लोगों के द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन ही यहाँ पर जो उसका शासन चलता था। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। किसको? तो दादर नगर हवेली को कब संघ शासित प्रदेश घोषित किया गया? 1961 में। कौन सा? दो 10वां संविधान संशोधन के तहत। तो 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में दादर नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया। ये भी आप पॉइंट याद रखिए। तो 60 में कौन बन गया? गुजरात बन गया। 61 में दादर नगर हवेली को पूर्ण क्या किया गया? तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1961 में। उसके बाद गोवा, दमन और दीव को 1961 के में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत के में 3 क्षेत्रों में अधिग्रहित किया गया। तो गोवा, दमन और दीव को 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों में अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र घोषिट किया गया। तो 61 में दादर नगर हवेली को किया गया, तो वहीं 62 में 12वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 1962 में गोवा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो पहला हम लोगों ने क्या देख लिया? गुजरात को 1960 में, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश 1961 में, फिर गोवा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश 1962 में किया गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट 1987 में। 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया। तो 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला। 1987 में पुदुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। तो पुदुचेरी का क्षेत्र जो था वो पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित घोषित किया गया। तो 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दिया था। कौन? पुदुचेरी को। और क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था, तो 1954 में फ्रांस ने भारत को दे दिया और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। किसको? पुदुचेरी को। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। अब राज्य के रूप में पहला राज्य देख लिया गुजरात, ठीक है, जो कि कौन सा? तो 15वां राज्य के रूप में देखा था। अब हम देखेंगे नागालैंड। नागालैंड को 1963 में। तो नागालैंड को 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेंगसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। तो नागालैंड को 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के क्षेत्र जिनको त्वेंगसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड का गठन किया गया और नागालैंड को भारतीय संघ का 16वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। कौन सा? तो 16वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, जो कि पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। तो पहले ये भी असम के राज्यपाल के नियंत्रण में था और 1963 में ये असम से अलग होकर एक नागालैंड जो कि एक 16वां राज्य के रूप में उभर कर आया।
फिर है हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल। देखो ये सभी राज्य और उसकी डेट आप याद रखिए, ये एग्जाम में आपको मैचिंग करने के लिए भी पूछा जाता है, तो विधिवत रूप से सुनते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। और इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत स्लो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर तेज बताऊंगा तो यहाँ से निकल जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, तो आपको क्या है, चीजें ऊपर से निकल जाएंगे। तो इसीलिए विधिवत रूप से एक एक राज्य को, अगर आपके पास मैप है तो मैप को भी रखिए सामने, और उसको भी आप देखते रहिए कौन से राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपका अगर फोकस रहेगा तो चीजें जल्दी याद होंगी, ठीक है। अब देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। ऊपर का राज्य के रूप में देखिए हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में पंजाब राज्य भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा को और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। तो हरियाणा को 17वें राज्य के रूप में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया 1966 में। और हिमाचल प्रदेश का शाह आयोग 1966। अब देखो एक आया था शाह आयोग। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश के रूप में दिया गया। तो शाह आयोग आया था, किससे संबंधित था, तो ये पंजाबी भाषी के लिए पंजाब क्षेत्र पंजाब राज्य हो गया, हिंदी भाषी के लिए हरियाणा वाला हो गया, और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का क्या किया गया, गठन किया गया। तो पहले हिमाचल प्रदेश क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, ये भी चीज याद रखिए। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1971 में, 1971 में। और भारतीय संघ का 18वां राज्य के रूप में ये उभर कर आता है। तो भारतीय राज्य में 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश, जो कि पहले यानी कि 1966 में जब हुआ था, शाह आयोग आया था, उस शाह आयोग ने तीन पंजाबी के लिए पंजाब क्षेत्र, हिंदी के लिए हरियाणा क्षेत्र, और केंद्र शासित प्रदेश किसके, तो हिमाचल प्रदेश के लिए कर दिया क्या हिमाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश के रूप में ये इसका गठन कर दिया। फिर 1971 में ये राज्य, इसको एक क्या नाम, 18वें राज्य के रूप में पूर्णता दर्जा दिया गया राज्य का। अब देखते मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में पूर्वोत्तर भारत राजनीतिक मानचित्र के व्यापक परिवर्तन आए। तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। तो 1972 में कौन कौन से राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि NEFA के नाम से जाना जाता है, वो भी अस्तित्व में आए। तो NEFA के रूप में कौन है, तो ये है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर के आए थे। तो 1972 में हम लोगों ने क्या देखा कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को किया गया, इनका जो है पूर्वोत्तर राजनीतिक परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन किया गया। और इनमें दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो कि अस्तित्व में आए, जिनको सीमांकन यानी पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी के रूप में कहा जाता है, नीफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई, और मणिपुर 19वां राज्य, त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां राज्य का गठन किया गया 1972 में। तो मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां और मेघालय को 21वां राज्य के रूप में घोषणा की गई। फिर 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। तो मेघालय भी पहले क्या था, तो मेघालय हम लोगों ने देखा, मेघालय और ये था क्या नाम है, जो बनाया गया, मेघालय कब बना है, तो 1969 में, ठीक है, सॉरी 1972 में, मेघालय का निर्माण 1972 में ही हुआ है, 72 में हुआ है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। तो मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया था 1969 में, ठीक है। फिर देखते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश को अलग करके अलग क्षेत्र से पृथक कर दिया गया, मतलब असम से पृथक कर दिया गया। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम से पृथक किया गया था, इसको असम से किया गया था। अब देखते हैं सिक्किम में, जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। तो 1947 तक सिक्किम जो था एक भारत का एक शाही राज्य था, जहां
चोग्याल चोग्याल शासक था। यहाँ का शासक कौन था? चोग्याल। चोग्याल शासक कहाँ का था? तो सिक्किम का था। 1947 तक सिक्किम पर एक शाही राज्य का शासन था, चोग्याल शाही। ठीक है। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। तो सिक्किम को 1947 के बाद भारत द्वारा रक्षित किया गया और भारत सरकार ने इसमें विदेशी मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया। तो भारत सरकार ने इसमें विदेशी मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तो 1974 में सिक्किम ने क्या किया कि भारत में मिलने के लिए उसके अपनी इच्छा दर्शाई और तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लाया गया। तो 1974 लाया कब? तो 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में लाया गया और भारत द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य घोषित किया गया। तो भारत द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य घोषित किया गया। फिर इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 के का एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्धता की शर्त और नियम उल्लेखित किए गए हैं उसको संविधान में जोड़ा गया। तो इसी के तहत अनुच्छेद 2 को और एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को कुछ शर्तें और उसमें नियम उल्लेखित किए गए थे उसको संविधान में जोड़ा गया। लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा। तो ये प्रयोग भी सफल नहीं रहा और सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। फिर क्या हुआ? सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ और उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। तो सिक्किम में एक जनमत संग्रह हुआ था जिसमें चोग्याल शासक को समाप्त करने का मत दिया गया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और 36वें संविधान संशोधन 1975, देखो 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखो 35वां 36वें में बहुत अंतर है। अगर 35वें संविधान की बात करेंगे सिक्किम को राज्य के रूप में दर्जा नहीं दिया गया था, सिक्किम को मिलाने की बात कही गई थी। लेकिन 35वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन यहीं पे फंसाता है। तो क्वेश्चन को याद रखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके तहत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। और सिक्किम जो है वो भारत का 22वें राज्य के रूप में उभर कर आया। तो 22वें राज्य के रूप में कौन? सिक्किम आ गया। इसमें अनुच्छेद 2 इसमें अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को निरसित कर दिया गया जिन्हें 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये याद रखिए कि अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को यहाँ पे निरसित कर दिया गया था जिसको 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद देखते हैं 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली तथा चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। तो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित कर अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। तो 371 को कब जोड़ा गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से जब पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में कुछ संशोधन किया गया, उस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि नया अनुच्छेद 371 को जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई थी। तो 371 किससे है? तो सिक्किम से संबंधित है और इसमें सिक्किम के कुछ प्रशासन के लिए कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया था इसमें, या उसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो वर्ष 1987 में भारतीय संघ के नए 3 राज्य मिजोरम को 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य तथा गोवा को 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में। वहां केंद्र शासित प्रदेश बने थे लेकिन यहाँ पे ये राज्य के रूप में उभर के आए हैं। तो 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को। मिजोरम जो कि 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां बना और गोवा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो कि 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य और झारखंड 28वां राज्य। सन 2000 में छत्तीसगढ़
उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्य के रूप में मान्यता मिली थी। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से और झारखंड को बिहार से। कब किया गया? तो 2000 में। अब नेक्स्ट है कि तेलंगाना। वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र में पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल थे। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल किया गया था। इस प्रकार राज्यों और संघीय क्षेत्रों की संख्या को 1956 में क्रमशः 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थी, जो कि वर्तमान में 28 और 8 है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देख लेते हैं नामों में परिवर्तन। तो ये सभी राज्यों का गठन मैंने देख लिया है। अब देखते हैं नामों में परिवर्तन कैसे कैसे, कौन कौन से नामों में परिवर्तन और किस प्रावधान के तहत किया गया। कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित एवं संघ शासित क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। तो संयुक्त प्रांत एक ऐसा पहला राज्य था जिसका नाम का परिवर्तन किया गया। कब? तो 1950 में उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। तो ये नाम याद रखना कि पहला राज्य ऐसा कौन सा था इसका सबसे पहले नाम में परिवर्तन किया गया। तो उसके रूप में देखते हैं क्या? तो उत्तर प्रदेश जो था पहला ऐसा राज्य बना जिसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। तो 1969 में तमिलनाडु जो था, जो कि मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया, और 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। तो 1969 और 1973 दोनों डेट याद रखना। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु। यहाँ पे मैं रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए, दिमाग में पहुंच जाए चीजें, बस। नहीं तो हमारा कोई भी नहीं, मैं एक बार पढ़ के भी निकल जाऊंगा और पूरा वीडियो खत्म भी हो जाएगा। यहाँ पे स्लो कराने का माध्यम यही है कि आप लोगों को चीजें तैयार हो जाए, बस, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट है कि इसी वर्ष क्या है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन। तो क्या बोला कि इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो पहले जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप नाम था, अब उसका नाम परिवर्तित कर यानी इसी वर्ष यानी कि 1973 में ही बोल रहा है कि उसी वर्ष लक्षद्वीप रख दिया गया इसका। फिर वर्ष 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, जो कि हम एनसीआर बोलते हैं। कब किया गया था? 1992 में। तो 1992 में दिल्ली का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, यानी एनसीआर रखा गया। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और इसी वर्ष पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। फिर है कि वर्ष 2011 में उड़ीसा का नाम पुनः परिवर्तित कर ओडिशा कर दिया गया। तो उड़ीसा का भी नाम 2011 में उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके उड़ीसा कर दिया गया। तो इसको भी याद रखिए। तो इसी प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूर्ण तरीके से देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन भाषाई आधार पर कैसे होता है, इन सब की बात मैंने यहाँ पे कर ली है। विधिवत रूप से आपको हर एक पॉइंट को विधिवत रूप से बताया है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप जाइए और चैनल से जुड़िए और उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भाग दो में बात करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता के संबंधित जितने भी प्रावधान है उन सबको लेकर आएंगे, जितने भी दिए हुए सबको हम विधिवत रूप से आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। किस प्रकार से नागरिकता ली जाती है, किस प्रकार से खत्म होती है, उन सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए प्लीज। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो मैं आगे वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सभी जानकारी सबको मिल सके, सबकी तैयारी अच्छी हो सके। और मेरा जो प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से मैं अपने नोट्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नागरिकता के बारे में, अच्छे तरीके से लाएंगे उसको, नागरिकता का नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।